भारत में ब्रिटिश शासन के प्रारंभिक काल में उच्चतर शिक्षा मुख्यतः किस विषय या भाषा में दी जाती थी? हिंदी और अंग्रेजी, अंग्रेजी और लैटिन, गणित और विज्ञान, संस्कृत, फारसी और अरबी। तो ये आपको सवाल प्रीलिम्स में बनाए। वही जब माइक बंद था तो मैं आपको बोल रहा था कि आपको प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको वो सवाल बता रहा हूं जो आपको कहीं ना कहीं मेंस परीक्षा में बहुत हेल्पफुल होगा। जैसे मेंस में एक सवाल पूछा जाता है कि बिहार में पश्चिमी शिक्षा का विकास, बिहार में पश्चिमी शिक्षा का विकास, पश्चिमी शिक्षा का विकास, एक प्रश्न पूछ लिया जाता है 1813 से 1947 तक बिहार में आधुनिक शिक्षा का विकास। या हो सकता है कि ऐसे भी सवाल पूछे ब्रिटिश भारत में शिक्षा का विकास या आधुनिक शिक्षा का विकास। तो आप इस पॉइंट पे सीधा उतर जाते हैं, टेक्निकल शिक्षा या पश्चिमी शिक्षा को लिखना शुरू कर देते हैं। लेकिन इससे पहले का भी, जैसे ही कंपनी का शासन भारत में प्रारंभ हुआ तो आप देखेंगे 1773 के बाद से ही शिक्षा में अंग्रेज जो है वो आते चले गए। जब वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना था, उसी के समय से देखा जाए तो शिक्षा को बढ़ावा देने की कोशिश की जाने लगी थी। तो आज मैं आप लोगों को, जैसे ही आप लोग 1813 के बारे में लिखना शुरू कर देते, इससे पहले का भी मैं थोड़ा आपको बता दूंगा ताकि आपके पास वो कॉन्सेप्ट रहे जिस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हुए आप मेंस में अच्छा उत्तर लिख सकें। तो ये सवाल आप लोगों से पूछा गया है भारत में ब्रिटिश शासन के प्रारंभिक काल में, और बहुत सारे सवाल मैं आपको इसी पे बताऊंगा, इसी पार्टिकुलर टॉपिक से। जैसे आप लोगों से सवाल प्रीलिम्स में पूछा जाता होगा कि प्राच्य बनाम पाश्चात्य विवाद में कौन किसके तरफ था, कौन किसके तरफ था। इसके बाद आप लोग डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, जिसको आप लोग अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत भी पढ़ते हैं, तो वो सब सवाल पूछे जाते हैं। तो आज इसी टॉपिक को पूरा कवर कर दूंगा, पूरा इसका पोस्टमार्टम कर देंगे ताकि आपको प्रीलिम्स मेंस दोनों एंगल से समझ में आ जाए। तो इसका है, भारत में ब्रिटिश शासन के प्रारंभिक काल में उच्चतर शिक्षा मुख्यतः किस विषय या भाषा में दी जाती थी? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, संस्कृत, फारसी और अरबी। तो भारत में ब्रिटिश शासन के प्रारंभिक काल में जो उच्चतर शिक्षा दी जाती थी, तो अंग्रेज जब आए तो क्या उससे पहले भारत में शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी? थी ही थी। तो जो हिंदू और जो मुसलमान थे भारत में, जैसे मान लीजिए कि जो हिंदू थे, तो हिंदुओं की शैक्षणिक संस्थाएं गुरुकुल के नाम से जानी जाती थी। इसी को टोला भी कई जगह कहा गया है, गुरुकुल के नाम से टोला भी कहा गया है। या फिर मुसलमानों के लिए देखें तो मदरसा। तो जो हिंदुओं के लिए शैक्षणिक जो संस्थान थी, वहां पे संस्कृत विषय की पढ़ाई होती थी, वहां पे संस्कृत विषय की पढ़ाई होती थी। यानी कि संस्कृत में जो साहित्य हो गया, या फिर जो दर्शन हो गया, या फिर जो भी इथिकल बातें हो गई, वो सब का सब इसी भाषा में चल रहा है। और जो मदरसा हो गया, वहां पे इस्लामिक विधि शास्त्र वगैरह की पढ़ाई हो रही है, इस्लामिक नियमों की, इस्लामिक परंपराओं की जानकारी दी जा रही है। तो भारत में जब अंग्रेज आए थे तो उस समय जो शिक्षा किस भाषा में दी जाती थी? तो संस्कृत, फारसी और अरबी भाषा में। तो मदरसों में फारसी और अरबी में शिक्षा दी जाती थी, जो भी उनसे जुड़ा टॉपिक होगा वो इसमें पढ़ाया जाता था। और जो गुरुकुल थे उसमें संस्कृत विषय की पढ़ाई होती थी। तो इसी कारण से इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो आपके पास ये कॉन्सेप्ट बन गया। अभी तक आप लोग इस कॉन्सेप्ट पे बहुत सारे लोग ध्यान नहीं दिए होंगे। आपके पास ये कॉन्सेप्ट बन गया कि अंग्रेज जब भारत आए थे तो स्टार्टिंग में भारत की जो शिक्षा प्रणाली थी, जो पद्धति थी, जो पहले से चलते आ रहा था, वो तो थी ही। और खास करके वॉरेन हेस्टिंग्स के समय इसको बढ़ावा भी दिया गया था। तो आपको स्टार्टिंग में क्रिटिसिज्म नहीं डालना है, कैसे कहां से अपने आप को क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करनी है वो भी आपको यहाँ पे पता चलेगा। तो संस्कृत, फारसी और अरबी, इसको आप लोग अच्छे से ध्यान रखेंगे। अभी इसका एक और पॉइंट है लेकिन उसमें सवाल पूछा गया है, उसको आप पहले बना लीजिए। भारत में कलकत्ता मदरसे की स्थापना किस गवर्नर जनरल द्वारा और किस वर्ष की गई थी? आपको इसका उत्तर बताना है। कलकत्ता में मदरसे, और जैसे ही अगर हम मदरसे कहते हैं इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे इस्लामिक शिक्षा दी जा रही है। और किस गवर्नर जनरल द्वारा और किस वर्ष की गई थी, आपको इसका उत्तर बताना है। बहुत आसान सवाल पूछा गया है, तो मुझे लगता है कि आप लोग जो है इसको बना देंगे। आप लोग का डिस्प्ले जो पैनल है वो बहुत दूर है, आप लोगों का कमेंट देखने के लिए आगे आना पड़ेगा, जो आगे में ऊंचाई है। तो अच्छा, पूजा साइनी इसलिए डी हो गया। हाँ, मुझे पता था कि आप लोग ऐसा ही करेंगे। और सोचिए ये मेंस में आप लोग कैसे लिखते हैं। अगर पूछ दिया जाता ना कि अंग्रेजों के आगमन के बाद से आप भारत में जो शिक्षा प्रणाली उसको लिखी, तब तो आप सीधा फिर पश्चिमी शिक्षा ही करना शुरू कर देते। तो इसी कारण से आपको ये बात पता होना बहुत जरूरी है कि अंग्रेज जब भारत में आए थे तो उसके काफी समय तक जो था वो भारतीय शिक्षण पद्धति चल रही थी। तो भारत में कलकत्ता मदरसे की स्थापना किस गवर्नर जनरल के द्वारा
और किस वर्ष की गई थी? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा की गई थी 1781 में। तो वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था और इसी के समय में 1781 में मदरसे की स्थापना की गई थी। ये जब गवर्नर जनरल था तो इसका जो डेट आता है वो 1773 से लेके 1785 के बीच में रहता है। कई जगह 1774 भी रहेगा तो कोई बात नहीं है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से इसको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। तो 1773 से 1785 तक क्या था, ये बंगाल का गवर्नर जनरल था। और अपने गवर्नर जनरल के समय में वॉरेन हेस्टिंग्स का ऐसा विचार था कि भारतीयों को शिक्षित करने के लिए भारतीय भाषा में ही शिक्षा दी जानी चाहिए। दो अंग्रेजों का नाम रखेंगे, हो सकता है इनके विचार पर सवाल अगर पूछ लिया जाए तो आप लोग ध्यान रखेंगे, एक वॉरेन हेस्टिंग्स का नाम और दूसरा मिंटो का नाम। तो मिंटो भी जो था वो दरअसल चाहता था कि भारतीय भाषा, मिंटो प्रथम को ध्यान रखेंगे, तो वो चाहता था कि भारतीय भाषा में ही शिक्षण की जो प्रणाली है वो आगे चलती रहे। तो 1781 में पहली बार मदरसा की स्थापना की जाती है। और जब मदरसा की स्थापना की जाती है तो इसका प्रमुख उद्देश्य होंगे, तो इसकी जो प्रमुख उद्देश्य थे वही कि इस्लामिक विधि शास्त्र को समझना। अंग्रेज चूंकि अब भारत में आ गए थे तो उनको प्रशासनिक काम भी चलाना था। जब तक भारतीय भाषा को समझेंगे नहीं तब तक वो कैसे प्रशासन को अच्छा नीति या प्रशासन चला पाएंगे। तो मदरसे की स्थापना की गई जिसमें इस्लामिक विधि शास्त्र का अध्ययन करना था, अरबी भाषा में जो भी साहित्य है या फारसी भाषा में जो भी साहित्य उसका अध्ययन करना था। तो मदरसे की स्थापना के पीछे बेसिकली यही मंतव्य था। अब यहाँ पे 2 पॉइंट बहुत अच्छा निकल करके आता है कि अगर मदरसे की स्थापना हो रही है तो भारत में पहली बार कोई संस्था स्थापित होती है जिसका जो संस्थापक था वो राज्य, या आप इसको यूं कह लें कि राज्य प्रायोजित भारत में प्रथम शिक्षा केंद्र, राज्य प्रायोजित भारत का पहला शिक्षण संस्थान, आप कह दीजिए कलकत्ता वाला मदरसा, भारत का प्रथम शिक्षण संस्थान, इसको आप ध्यान रखेंगे। यानी कहने का मतलब यह भी हो गया कि जब अंग्रेज भारत आए थे तो अगर भारतीय भाषा में शिक्षण पद्धति को वो आगे बढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं सह अस्तित्व की भावना भी होती है कि ठीक है हम आपकी भाषा में भी सीखेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आरंभिक समय में जो अंग्रेज थे वो भारतीयों के साथ सह अस्तित्व की भावना भी अपनाते हैं। सह अस्तित्व का मतलब हो गया आपकी भी चले हमारी भी चले। आप लोग जैसे ही प्राच्य और पाश्चात्य विवाद आता है और खास करके जो मैकाले मिनट आ जाता है उसके बाद से आप देखेंगे मैकाले मिनट के आने के बाद से भारतीयों की जो शिक्षण पद्धति वो पूरी तरीके से अंग्रेजी हो जाती है। लेकिन इस समय तक आप ध्यान रखना है कि इस समय तक मदरसे की जब स्थापना हो रही है तो इसका मतलब ये हो गया कि अब शिक्षण जो है अभी भी भारतीय भाषा में ही देने की बात की जा रही है। तो मदरसा की स्थापना के बाद से जो अंग्रेज है वो भारतीय भाषाओं को या भारतीय भाषाओं में वो अपने आप को भी शिक्षित करने का कोशिश कर रहे हैं। तो इस बात को भी आप याद रखेंगे। थर्ड सवाल पूछा गया है, भारत में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा और किस स्थान पर की गई थी? राजा राम मोहन रॉय, डेविड ह्यूम, सर विलियम जोन्स कलकत्ता, हेनरी विवियन डेरोजियो। तो भारत में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा और किस स्थान पर की गई थी? अगर इसका स्थापना वर्ष न दिया हो तो मैं आपको बता भी दूंगा। सवाल देख लूं पहले। हाँ, स्थापना वर्ष पूछा गया। आपको यह बताना है कि भारत में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा और किस स्थान पर की गई थी। तो ये जो स्थापना कर देगी इसका मतलब ये हो गया कि अब भारत में कोई ऐसा रिसर्च केंद्र या वो सेंटर हो रहा है जहां पे भारतीय भाषाओं में जानकारी या भारतीय भाषाओं से जुड़े जो भी तमाम शैक्षणिक कार्य हैं वो अब गतिशील हो जाएंगे। तो भारत में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा और किस स्थान पर की गई थी? तो सर विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था और सर विलियम जोन्स के द्वारा कलकत्ता में किया गया था। सर विलियम जोन्स जो थे वो कौन थे? तो वो इंग्लैंड के प्रमुख न्यायाधीश थे। इंग्लैंड के प्रमुख जो थे वो न्यायाधीश थे। ठीक है। इसके अलावा संस्कृत के प्रकांड विद्वान भी थे। ये जो विलियम जोन्स थे उनकी दिलचस्पी संस्कृत में भी थी और संस्कृत के वो विद्वान आदमी थे। इसके अलावा वो बहुत अच्छे ह्यूमन बीइंग भी थे। तो संस्कृत के विद्वान थे, न्यायाधीश थे। तो सर विलियम जोन्स के द्वारा भारत में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी और इस एशियाटिक सोसाइटी का मुख्य कार्य था कि जो भारतीय भाषाओं में जो ग्रंथ है उस पर रिसर्च किया जाए और उसमें जितनी भी मुख्य बातें हैं उसको सामने लाया जाए ताकि जो अंग्रेज है उसको पढ़ें और यहाँ की जो परंपरा रही है उसको समझे भी।
तो भारत के शैक्षणिक जगत में एक तरीके से एक क्रांति की तरह था कि अंग्रेज एक ऐसी संस्था की स्थापना करते हैं जो भारत में जो ग्रंथों, भारत की जो ग्रंथ जो बताती है भारत के बारे में, उसको जाने समझे, ताकि उनके मानस पटल पर प्रभाव पड़े और भारतीयों के लिए वो कुछ अच्छी बातें कर सके। तो भारत में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना सर विलियम जोन्स के द्वारा होती है, कलकत्ता में होती है। इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। अब सवाल पूछा गया है कि विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष और किस स्थान पर हुई थी? 1776 मद्रास में, कलकत्ता में, बंबई में या फिर दिल्ली में? तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किस साल की गई थी, यह सवाल यहां पे पूछा गया है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, कलकत्ता। तो 1781 में आप लोगों ने देखा कि भारत में एक मदरसे की स्थापना हो जाती है। 1781 में आप लोगों ने देखा कि भारत में एक मदरसे की स्थापना होती है। उसके बाद आप लोगों ने देखा कि 1784 में भारत में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना होती है और सर विलियम जोन्स के द्वारा होती है। और इसी एशियाटिक सोसाइटी में आप देखेंगे तो बहुत सारे शैक्षणिक गतिविधि है। जैसे मान लीजिए एकेडमिक रिसर्च हो रहा है, किसी एक ग्रंथ को उठा लिया गया और उसका अनुवाद किया गया, या उस ग्रंथ में कौन सी सामाजिक बातें हैं, क्या दर्शन है, क्या उससे हमें ज्ञान मिल सकता है, क्या लॉजिक मिल सकता है, क्या फिलॉसफी मिल सकता है, इन सब की बातें एशियाटिक सोसाइटी में अब की जाने लगी। तो इसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है? इसका प्रभाव उन अंग्रेजों पर भी पड़ रहा है जो भारत को समझना चाहते हैं। तो भारत के बारे में जानकारी या भारतीयों के बारे में जो भी ग्रंथें लिखी गई हैं उसके बारे में समझ बनाने के लिए एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की जाती है। नेक्स्ट है, एशियाटिक सोसाइटी के द्वारा प्रकाशित प्रमुख पत्रिका का नाम क्या था जिसमें भारत के अतीत को, यानी कि भारत का अतीत कैसा है, भारत की सभ्यता कैसी है, भारत की संस्कृति कैसी है, उसको प्रकाश में लाने का प्रयास किया गया। एशियाटिक रिसर्चेज, द कलकत्ता गजेट, इंडोलॉजी जनरल या फिर इंडिया स्टडीज। आपको इसका उत्तर बताना है। देखिए, इसे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्टार्टिंग में अंग्रेजों ने भारतीय शिक्षण प्रणाली या भारतीय भाषाओं में शिक्षा को लेकर के काम किए थे, लेकिन जैसे जैसे 1813 आएगा, 1835 आएगा, 1854 आएगा, उसके बाद आपको सीधा यूटर्न दिखाई देगा और अंग्रेज जो है अब अंग्रेजी को प्रमोट करेंगे, क्योंकि इसमें मैकाले का भी आगमन इस समय हो जाता था। तो अब आपसे पूछा गया है एशियाटिक सोसाइटी द्वारा प्रकाशित प्रमुख पत्रिका का नाम क्या है? तो एशियाटिक रिसर्चेज को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। इसी रिसर्च पत्रिका में जो भी शोध पत्र थे या शोध की जो बातें होती थी जिससे अंग्रेज भारतीयों के बारे में, सभ्यता संस्कृति के बारे में जान सके, समझ सके, उसको वो जानकारी छपवाते थे रिसर्चेज के नाम से। तो ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ सबसे पहले एशियाटिक सोसाइटी के अधीन अंग्रेजी में अनुदित या अनुवादित किया गया था, ट्रांसलेट किया गया था? भगवत गीता, अभिज्ञान शाकुंतलम, गीत गोविंदम या फिर मनुस्मृति? यहां आते आते आप लोगों ने देखा कि भारत में अंग्रेजों ने 1781 में एक मदरसे की स्थापना की थी, 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी, और अब आपसे पूछा क्या गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ सबसे पहले एशियाटिक सोसाइटी के अधीन अंग्रेजी में? तो 1784 में ही इसका भी अनुवाद कर दिया गया था। इसका नाम है भगवत गीता। तो भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया, और जब भगवत गीता का अनुवाद किया गया तब अंग्रेजों को झटका लगा कि भगवत गीता वो ग्रंथ है जिसमें भारतीयों ने भी ईश्वर के बारे में बात की है, आत्मा के बारे में बात की है, इथिक्स के बारे में बात की है, कर्म के बारे में बात की है, योगा के बारे में बात की है। तो यहां पर ध्यान रखना है, भगवत गीता वो ग्रंथ रहा जिसके अनुवाद के बाद अंग्रेजों की आंखें खुली और झटका लगा। उनको झटका इस बात का लगा कि भारत में भी कोई ग्रंथ है जिसमें यहाँ पे ईश्वर, ध्यान, कर्म इत्यादि की बात कर दी गई, यानी कि जिसको वो एथिक्स कह रहे हैं वो भारत में ऑलरेडी यहाँ पे एक बहुत बड़े ग्रंथ में भी लिखी गई है। तो अंग्रेजों के द्वारा पहली बार भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। नेक्स्ट है, एशियाटिक सोसाइटी के अधीन सर विलियम जोन्स द्वारा किस काव्य नाटक का अनुवाद 1789 में किया गया था? तो सर विलियम जोन्स के द्वारा किस काव्य नाटक का अंग्रेजी में 1789 में अनुवाद किया गया था? सर विलियम जोन्स कौन थे? वो ब्रिटिश न्यायाधीश थे, संस्कृत के विद्वान आदमी थे। तो अब उनके बारे में पूछा गया है आपसे कि किस ग्रंथ का उन्होंने 1789 में, तो चूंकि 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना जब कर दी गई तो इसी एशियाटिक सोसाइटी में भारतीय ग्रंथों का अंग्रेजी में, यूरोपियन भाषा में ट्रांसलेट किया जाने लगा। कालांतर में फ्रेंच में भी हुआ है ना, जर्मन में भी हुआ था। तो एशियाटिक सोसाइटी के अधीन सर विलियम जोन्स के द्वारा यहां पे आपको दिखेगा शाकुंतला,
जिसको हम लोग अभिज्ञान शाकुंतलम कहते हैं। तो अभिज्ञान शाकुंतलम एक ऐसा नाटक रहा, अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम ऐसा नाटक रहा जिसका विलियम जोन्स ने अंग्रेजी में अनुवाद किया। और जब इस नाटक का अंग्रेजी में अनुवाद हो गया, उसके बाद अंग्रेजियों को फिर झटका लगा और उनको लगा कि भारत में भी नाट्य शैली विद्यमान है, और इस नाट्य के माध्यम से जो साहित्य का जो सौंदर्य बोध है वो भारत में विद्यमान है। इसी को लेकर के जर्मन कवि का भी कहना था कि भारत में जो नाट्य परंपरा है वो बहुत ही गूढ़ रही है, बहुत ही रिच रही है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम को भी ध्यान रखेंगे, कालिदास के द्वारा इस ग्रंथ का या इस नाटक का जो रचना है वो किया गया था। तो अभिज्ञान शाकुंतलम के बाद अंग्रेजों को सारा का सारा भ्रम दूर हुआ कि भारत में भी इस तरीके से ग्रंथ मौजूद है। तो सर विलियम जोन्स का इसमें बहुत बड़ा रोल था, इसको अंग्रेजी में अनुवाद करके ब्रिटिशर्स को इसके बारे में जानकारी दी थी। बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा और किस वर्ष में की गई थी? अब यहां पे आपको दिखेगा कि जब 1781 में मदरसा की स्थापना की जाती है, उसके बाद अब हिंदुओं के लिए संस्कृत में भी एक कॉलेज की स्थापना की गई। किसके द्वारा और किस वर्ष में की गई? यह बनारस में संस्कृत कॉलेज आज भी मौजूद है, आज भी इसमें शिक्षण और शैक्षणिक का कार्य होता है। तो बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा और किस वर्ष की गई थी? वॉरेन हेस्टिंग्स 1791, जोनाथन डंकन 1792, डेविड हेयर 1817 और वेलेजली 1800। तो यहां पे जवाब हो जाएगा 1792। 1792 में बनारस में एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई थी, और इस संस्कृत कॉलेज की स्थापना इसलिए की गई क्योंकि अब संस्कृत में ही देखा जाए तो बेसिकली भारत में जो संस्कृत है वो अब कहें कि जो धार्मिक ग्रंथों का अनुवाद होना शुरू हो गया। तो भारतीय धर्म में क्या कुछ है इसके बारे में जानकारी लेना, इसके अलावे संस्कृत में बहुत सारे नाटक हैं, यानी कि साहित्य के बारे में जानकारी लेना, ठीक है, जो भी फिलॉसफी है, जो दर्शन है, जो तर्क शास्त्र है, जो वैदिक गणित वगैरह है, तो कहीं ना कहीं अब यहाँ पे बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई, और संस्कृत कॉलेज की स्थापना से यहाँ पे धर्म, साहित्य, गणित, इतिहास इत्यादि की जानकारी मिलनी शुरू हो गई। तो जोनाथन डंकन का जो है 1792 में ऐसा प्रयास रहा और संस्कृत कॉलेज की भी स्थापना कर दी गई। तो आप लोगों ने क्या देखा? 1781 में देख लिया, 1784 में देख लिया, 1789 में देख लिया कि उसमें अनुवाद किया गया है अभिज्ञान शाकुंतलम का। उसके बाद आप लोगों ने देखा कि 1792 में बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना कर ली गई है। तो ये सब आप लोग ईस्वी वगैरह याद रखेंगे। ये सवाल प्रीलिम्स का और ये सवाल भूलने वाला है, हो सकता है कि कोई भी इसमें भूल सके। तो ये सब डेट उसी समय याद रखा जाता है जब आपकी एग्जामिनेशन आसपास नजदीक वगैरह हो जाए, तो आप लोग रिवीजन भी कर लेंगे। तो बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा? जोनाथन डंकन के द्वारा की गई। अब यहाँ पे ना बहुत सारा कंफ्यूजन होगा आप लोगों को, जैसे ही जाएंगे एग्जामिनेशन हॉल में तो इनके नाम क्या दे देगा? अभिज्ञान शाकुंतलम, इनके नाम क्या दे देगा? गीता। तो ये सब कंफ्यूजन से भी आप लोगों को बचना है, ध्यान रखना है। किसी को अगर कह दे कि संस्कृत पढ़े तो उसको झटका लगता है कि सहतो तेतम तो तांतिन ताभ्यम तय के कौन करे। तो बनारस में संस्कृत अगर झटका दे रहा है तो आप एक डंक ले लीजिए, संस्कृत का क्या हुआ? डंक लग जाता है। अब आपको याद हो जाएगा, ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाइएगा। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? विलियम बेंटिक, डेविड हेयर, राजा राम मोहन रॉय या फिर चार्ल्स ग्रांट? आप लोग इसका उत्तर बताइए। क्या लंबा कमेंट आपका आ गया? एक दिन एक ने मुझे यहां आप लोग फालतू कमेंट भी कर रहे हैं क्या? फालतू कमेंट मत करिए, एजुकेशनल ये सेंटर है और जो पढ़ाई लिखाई की बातें की जा रही है। 71st किसका पेड बैच? ये आपको अपने से पता करना है। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? विलियम बेंटिक है, डेविड हेयर है, राजा राम मोहन रॉय है, चार्ल्स ग्रांट है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, चार्ल्स ग्रांट। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है चार्ल्स ग्रांट को। आप लोगों ने क्या किया होगा? आप लोगों ने, अच्छा मैकाले का तो ऑप्शन है ही नहीं, तब तो बहुत आसान रहा। मैकाले होता तो मैक्सिमम लोग मैकाले को ही कर देते। तो मैकाले से पहले चार्ल्स ग्रांट जो था वो भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है। तो ग्रांट का ऐसा विचार था कि अब भारत में जो भारतीयों का जो नैतिक विकास और भारतीयों का जो बौद्धिक विकास वो तभी होगा जब भारतीयों को अंग्रेजी में शिक्षित किया जाए। ये जब आया
तो तब तब उसने भारतीय भाषाओं को खारिज करना शुरू कर दिया। और चार्ल्स ग्रांट का ये ऐसा विचार था कि अब बिना अंग्रेजी का काम नहीं चलने वाला है, उनको प्रशासन में चाहिए वो व्यक्ति जो रंग रूप से, जैसे मैं काले वाले में था तो वैसा ही, तो अब अंग्रेजी को प्रमोट करना ये शुरू कर दिया और साथ साथ बंगाली को भी प्रमोट लेकिन किया था। लेकिन यहाँ पे चूंकि आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कहा गया है, तो चार्ल्स ग्रांट का ये ऐसा विचार था कि जो शिक्षा है, शिक्षा यूनिवर्सल होता है और इसको धार्मिक भावनाओं से परे जाकर आधुनिक विषयों का अध्ययन करना चाहिए। ऐसा चार्ल्स ग्रांट का विचार था। जब चार्ल्स ग्रांट भारत आया तो यहाँ पे शिक्षण की जो पद्धति देखी, तो शिक्षण पद्धति की समीक्षा करने के बाद वो इस निष्कर्ष पे पहुंचा कि भारतीयों को अब अंग्रेजी में शिक्षित करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनका टेक्निकल ज्ञान जीरो है, इनमें स्किल्स नहीं है। तो इस कारण से वो अंग्रेजी को प्रमोट करना चाहता है। और साथ साथ उन्होंने साफ साफ ये कह दिया कि शिक्षा जो है वो यूनिवर्सल होता है और यूनिवर्सल होने के कारण भारतीयों को आधुनिक शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस उद्देश्य से और किसने की थी? कंपनी के अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु लॉर्ड वेलेस्ली ने, भारतीय विद्यार्थियों के लिए राजा राम मोहन रॉय ने, पादरी शिक्षा हेतु विलियम केरी ने, या फिर संस्कृत अध्ययन हेतु वॉरेन हेस्टिंग्स ने? फोर्ट विलियम कॉलेज भी चर्चा में रहता है और यह भी पीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है। तो फोर्ट विलियम के बाद एक और पॉइंट जो जुड़ जाएगा इस करंट अफेयर्स में, वो आपके लिए थोड़ा अच्छा हो जाएगा। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा कंपनी के अधिकारियों को प्रशिक्षण हेतु। तो कंपनी के जो अधिकारी होते थे उनके प्रशिक्षण के लिए वर्ष 1800 में एक कॉलेज की स्थापना की गई जिसका नाम रखा गया फोर्ट विलियम कॉलेज। इस फोर्ट विलियम कॉलेज में ब्यूरोक्रेट्स, आप ये कह ले कि कलेक्टर तो आईसीएस अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए इसकी स्थापना की गई थी, जिसमें इस कॉलेज में जो अधिकारी थे वो भारतीय भाषाओं का, खास करके हिंदी का, संस्कृत का, फारसी का, अरबी का, इन सब भाषाओं का ज्ञान प्राप्त कर सके, ताकि उनको भारतीयों के बारे में समझ हो सके, यहाँ की परंपरा के बारे में समझ हो सके और अंग्रेजों को प्रशासन चलाने में मदद मिल सके। इसके बाद 1802 जैसे ही आता है, 1802 आता है, तो ये दरअसल ईस्ट इंडिया कंपनी को ही संकट पैदा करने लगा या उसको असहज करना शुरू कर दिया। इसके बाद 1802 में इसको बंद कर दिया जाता है और भारतीय अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए 1806 में इंग्लैंड के हेलेबरी में कॉलेज खोला गया अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए। हेलेबरी 1806 में 1806 में हेलेबरी में भारतीय जो अधिकारी थे, खासकर जो अंग्रेज अधिकारी थे, उनके प्रशिक्षण के लिए इंग्लैंड में इस संस्था की स्थापना की गई थी। ये सवाल बन सकता है कि फोर्ट विलियम कॉलेज को बंद कब किया गया? तो 1802 ईस्वी में बंद कर दिया गया था। और वेलेस्ली का तो नाम आप याद रखेंगे। और फोर्ट विलियम कॉलेज क्यों स्थापित किया गया था? क्योंकि अधिकारियों की यहां पर ट्रेनिंग होनी थी। भारत में शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए सर्वप्रथम सरकारी रूप से 1 लाख रुपए वार्षिक निधि किस अधिनियम के तहत दी गई थी? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, क्विट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1813 या फिर चार्टर एक्ट 1833? ये सभी सवाल बहुत आसान है और यहीं से आपका मेंस स्टार्ट हो जाता है 1813 से, क्योंकि इसका आंसर भी है। तो 1813 के एक्ट से पहली बार भारतीयों के लिए 1 लाख रुपए का प्रबंधन किया गया था। लेकिन अभी भी ये क्लियर नहीं था कि इसमें जो 1 लाख रुपए का अमाउंट दिया गया है वो कैसे खर्च करे, वो संस्कृत पे खर्च करे या फिर अरबी फारसी पे खर्च करे, वो उच्च वर्ग पे खर्च करे, वो निम्न वर्ग पे खर्च करे, वो संस्थाओं का निर्माण करे या कैसे खर्च करे, कोई क्लैरिटी नहीं थी। तो 1 लाख रुपए प्रबंध तो कर दिया गया लेकिन कोई स्पष्टता नहीं थी। हाँ, लेकिन ये हो गया कि शिक्षा में सरकार का हस्तक्षेप अब शुरू हो गया। शिक्षा में अब सरकारी हस्तक्षेप शुरू हो गया। अब पैसे देने के बाद से शिक्षा की क्या गुणवत्ता सुधर रही है, कितना प्रोग्रेस हो रहा है, इसकी बात अब की जाने लगी। तो सरकारी रूप से 1 लाख रुपए वार्षिक निधि का अब प्रबंध किया गया चार्टर एक्ट 1813 से। और यहीं से आपका सवाल मेंस में बन जाता है, जिसमें पूछा जाता है कि 1813 से लेकर 1947 तक भारत में या बिहार में आधुनिक शिक्षा के विकास का उल्लेख करे। तो 1813 से आप लोग सीधे मत उतर जाइएगा। मैंने जितना बताया था इससे पहले एक आध पॉइंट भी अगर आप लोग जोड़ देंगे तो ऐसा लगेगा, खास करके लॉन्ग आंसर में, शॉर्ट में नहीं करना है। अगर लॉन्ग आंसर में पूछा जाए, 36 मार्क्स वाले सवाल में पूछा जाए
तो आप इसके बैकग्राउंड में लिख सकते हैं कि वॉरेन हेस्टिंग्स के आने के बाद से भारतीय भाषाओं में शिक्षण देने के लिए ये तमाम प्रयास किए गए, तमाम प्रयत्न किए गए। इनके द्वारा ये प्रयत्न किया गया, कुछ ग्रंथों का जो अंग्रेजी अनुवाद किया गया उसके बारे में लिखते हैं तो एग्जामिनर को लगेगा कि आपके पास बेसिक नॉलेज भी या फिर आपके पास कंटेंट की गहराई है, इसका उल्लेख कर देंगे। और फिर इसके बाद आपका तो जो नोट्स है उसमें सारा मेंशन होता ही है, इसके बाद तो आप धुआंधार लिख ही देते हैं। लेकिन जो मैंने बताया बैकग्राउंड के रूप में, तो पृष्ठभूमि थोड़ा सा आप लिख सकते हैं किस तरीके से विकास हुआ। आप चार्ल्स ग्रांट का भी नाम लिखते हैं। अगर आप मैकाले की चर्चा करेंगे तो चार्ल्स ग्रांट का भी आप चर्चा कीजिए, चार्ल्स ग्रांट का भी चर्चा कीजिए। चार्ल्स ग्रांट ने ही सबसे पहले भारतीयों को अंग्रेजी में शिक्षा देने का प्रयास किया था और उन्होंने साफ साफ कह दिया कि शिक्षा क्या है, यूनिवर्सल है, भारतीयों को इन सबसे ऊपर उठ करके आधुनिक शिक्षा का अध्ययन करना चाहिए था। तो ग्रांट की बातों को आप लिख सकते हैं। और इसी एक्ट के द्वारा अंग्रेजी मिशनरियां भारत में आना शुरू कर दी। वो दो कार्य कर अंग्रेज मिशनरियां, तो दो काम था उनका, एक तो धर्म का प्रचार करना, दूसरा इसी के माध्यम से शिक्षा का भी प्रसार करना था। 11 हो गया, हाँ 12। 1817 में कलकत्ता में स्थापित हिंदू कॉलेज की स्थापना किनके प्रयासों से हुई थी? राजा राम मोहन रॉय और डेविड हेयर, चार्ल्स ग्रांट और जोनाथन डंकन, विलियम बेंटिक और केरी, हेनरी विवियन डेरोजियो या फिर और वॉरेन हेस्टिंग्स। तो 1817 में कलकत्ता में स्थापित हिंदू कॉलेज की स्थापना किनके प्रयासों से हुई थी? भारत में जब भी आधुनिक शिक्षा की बात की जाएगी या बिहार में जब भी आधुनिक शिक्षा की बात की जाएगी, आप इसकी जरूर से चर्चा करेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। और खास करके इसमें एक भारतीय भी शामिल है। इस भारतीय के शामिल होने के बाद से भारत में अंग्रेजी शिक्षा का भी प्रयास किया गया। तो 1817 में, चूंकि उस समय तो बिहार जो था वो बंगाल का ही पार्ट था, 1912 में अलग हुआ बंगाल से बिहार। तो यहाँ पे अगर बिहार में अगर आपसे आधुनिक शिक्षा के बारे में बात की जाए और आप इस समय की बातों को लिखेंगे तो कम से कम इसके बारे में एक आध पैरा आप जरूर लिख सकते हैं कि 1817 में कलकत्ता में स्थापित, ये नाम तो हिंदू कॉलेज है लेकिन ये हिंदू कॉलेज क्या है? धर्मनिरपेक्ष कॉलेज है। ये ऐसा कॉलेज है जिसमें किसी भी धर्म की शिक्षा नहीं दी जाती थी। नाम भले हिंदू कॉलेज है, किसी भी धर्म की शिक्षा यहाँ पे नहीं दी जाती थी, बल्कि यहाँ पर वेस्टर्न एजुकेशन को ज्यादा प्रेफरेंस दिया गया था। तो धर्मनिरपेक्ष संस्था ये थी। तो 1817 में कलकत्ता में स्थापित हिंदू कॉलेज की स्थापना किनके प्रयासों से हुई थी? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर। तो इन दोनों के प्रयासों से ही भारत में एक अच्छा कॉलेज खुला 1817 में, और इसी कॉलेज को 1855 में बता दिया गया या नाम बदल दिया गया। इसका नाम कर दिया गया था प्रेसिडेंसी कॉलेज, प्रेसिडेंसी कॉलेज। और अब ये प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी है। 1855 में इसका नाम चेंज किया गया हिंदू कॉलेज का, और क्या कर दिया गया? प्रेसिडेंसी कॉलेज कर दिया गया था, और वर्तमान में यह प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी है। तो हिंदू कॉलेज की स्थापना किसके प्रयासों से? डेविड हेयर। डेविड हेयर क्या थे? डेविड हेयर एक स्कॉटलैंड के थे, तो एक स्कॉटिश घड़ी साज थे। एक स्कॉटिश घड़ी साज मतलब घड़ी बनाने वाले, घड़ी साज थे। और इसके बाद वो समाज सुधारक के रूप में काम करने लगे, समाज सुधारक भी बन गए थे। तो स्कॉटिश घड़ी साज थे, और इनका प्रयास रहा, और इनके प्रयासों से भारत में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना कर दी गई थी। तो डेविड हेयर को भी आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे। डेविड हेयर का शिक्षा में प्रमुख योगदान था धर्मनिरपेक्ष शिक्षा और बंगाली अंग्रेजी का प्रयोग, ईसाई धर्म का प्रचार, धर्मनिरपेक्ष शिक्षा और बंगाली, सॉरी यहां पे आप कर दीजिएगा अरबी और फारसी का, अरबी और फारसी का प्रयोग। ठीक है, अब आप लोग बता दें ए बी सी और डी। धर्मनिरपेक्ष शिक्षा और बंगाली अंग्रेजी का प्रयोग, ईसाई धर्म का प्रचार, अरबी फारसी का प्रयोग, मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना। तो डेविड हेयर का शिक्षा में, अब मैंने चूंकि डेविड हेयर के बारे में, राजा राम मोहन राय के बारे में आपको बता दिया है, तो आपको ये आंसर जो है बहुत आसान लगेगा। तो धर्मनिरपेक्ष शिक्षा और बंगाली अंग्रेजी का प्रयोग इसका उत्तर हो जाएगा। इस बात को मतलब धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या है कि जो शिक्षा है वो सबके लिए खुला होना चाहिए, किसी धर्म विशेष की शिक्षा यहाँ पे नहीं दी जानी चाहिए। तो ऐसा इनका विश्वास था। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारतीय शिक्षा प्रणाली के लिए वित्तीय सहायता देने वाला पहला आधिकारिक प्रयास था, किंतु इसके निर्देश अस्पष्ट थे? कुछ पता ही नहीं है शिक्षा किस पे खर्च की जाए, अंग्रेजी पे या भारतीय भाषाओं में, या फिर उच्च वर्गों पे, निम्न वर्गों पे कहां खर्च की जाए, कुछ पता ही नहीं है।
तो ये उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। 1813 का जो एक्ट था, इसी एक्ट में शिक्षा के लिए पहली बार 1 लाख रुपए का प्रबंध किया गया था और भारतीय शिक्षा प्रणाली के लिए वित्तीय सहायता यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में अब सरकारी हस्तक्षेप भी शुरू हो गया। अधोमुखी निस्यंदन का सिद्धांत डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी किस संदर्भ में प्रयोग किया गया था? जल नीति, शिक्षा नीति, भारतीय राजस्व प्रणाली, जनगणना प्रणाली। अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी के बारे में बताया गया है। इस थ्योरी का तात्पर्य हो गया कि शिक्षा पहले उच्च वर्गों को दी जाए और उच्च वर्ग से वो धीरे धीरे छन छन करके निम्न वर्गों तक पहुंच जाए। तो इसी कारण से इसको डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी कहा गया था। तो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी का तात्पर्य यही हो गया। तो ऐसा मानना था अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत के संदर्भ में कि चूंकि उच्च वर्ग में चेतना ज्यादा है, उनके पास बुद्धि और विवेक ज्यादा है, इसी कारण से पहले शिक्षा उन्हीं को दी जानी चाहिए और इसके बाद से फिर निम्न वर्गों तक वो पहुंचनी चाहिए। इसी का विरोध राजा राम मोहन रॉय ने भी किया था और उन्होंने कहा था कि नहीं, इससे सामाजिक विभाजन की स्थिति हो जाएगी और कहीं न कहीं जो सामाजिक अन्याय की स्थिति उत्पन्न होगी, यानी कि निम्न वर्गों को आप शिक्षा से वंचित कर देंगे तो सामाजिक अन्याय की भावना भी जागेगी। तो राजा राम मोहन राय ने इसका विरोध भी किया था। तो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी का पूछा गया है कि अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत किस संदर्भ में प्रयोग किया गया था? तो शिक्षा नीति के संदर्भ में प्रयोग किया गया था। शिक्षा उच्च वर्ग को दी जाए, उससे नीचे की तरफ बढ़े, क्योंकि नीचे के वर्गों में चेतना और बौद्धिक जागरूकता नहीं है, इस कारण से वहां पे बहुत ज्यादा जोर देने से कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन इसका विरोध भारतीय ने ही किया और जब किया तो उसके तर्क भी वास्तविक थे। 1813 के बाद भारतीय शिक्षा के को लेकर दो प्रमुख विचारधाराएं उत्पन्न हुई। इसमें से एक विचारधारा के अनुसार, मैंने आपको बताया था जब 1781 का मदरसा स्थापित हुआ था और उसके बाद से 1813 तक आप लोग देखें, 1813 में जैसे ही शिक्षा के क्षेत्र में सरकारी जो फंड आता है 1 लाख रुपया, इसके बाद से अब विवाद उत्पन्न हो जाता है कि शिक्षा को कैसे हम आगे बढ़ाएं, हम अंग्रेजी भाषा में शिक्षा दें या हिंदी भाषा में या भारतीय भाषा में। तो यहीं से प्राच्य बनाम पाश्चात्य शिक्षण का विवाद उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो यहां पूछा गया 1813 के बाद से भारतीय शिक्षा के प्रचार को लेकर के दो प्रमुख विचारधारा उत्पन्न हुई। इसमें से यह कहा गया कि शिक्षा का प्रचार पहले सैनिकों को दिए गलत हो गया, केवल मिशनरियों तक गलत हो गया, शिक्षा केवल धार्मिक दृष्टिकोण गलत। तो शिक्षा का जो प्रचार है वो उच्च वर्ग से शुरू होकर के सामान्य जन तक पहुंचे। तो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी आपको दिखाई यहां पर दे रहा है। ठीक है, तो बहुत आसान सा सवाल पूछा गया था, लेकिन हाँ, अब आपको ये पता हो गया 1813 के चार्टर एक्ट में जो शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए का प्रबंध किया गया था, उस पे आप लोगों ने अभी तक नहीं समझा होगा कि प्रबंध तो कर दिया गया लेकिन कुछ स्पष्टता ही नहीं है कि इसका खर्च कैसे की जाए। पैसा दे दिया गया, पता ही नहीं कि इसका खर्च कैसे हो, यानी कि पॉलिसी मेकिंग ही नहीं था। प्राच्य पाश्चात्य विवाद मुख्यतः किस क्षेत्र से उत्पन्न हुआ? आप लोग देख रहे होंगे कि ग्रेजुअली जो है क्रमशः क्या हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और शिक्षा क्षेत्र में ही सारा सवाल कर रहे हैं। आप लोगों ने बहुत बेसिक सवाल देखा, एशियाटिक सोसाइटी भी देख लिया आपने, इसके बाद जोनाथन डंकन का संस्कृत कॉलेज भी देख लिया। तो भारतीय शिक्षण पद्धति से आप धीरे धीरे देखिए कि अब आप कहाँ पहुंच रहे हैं, जब अब इसका टकराहट हो रहा है किससे? अंग्रेजी से। अब अंग्रेजी से टकराहट हो रहा है। इसके बाद आप देखेंगे कि 1813 में क्या है, प्राच्य पाश्चात्य में विवाद उत्पन्न हुआ और 1835 में यह क्लियर हो गया बिल्कुल कि भारतीयों को शिक्षा अब अंग्रेजी माध्यम में ही दी जाएगी, यानी कि मैकाले मिनट आ गया था जिसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की पुरजोर वकालत की थी। तो 1835 के बाद स्पष्ट हो गया कि अब भारतीयों की जो शिक्षण दिशा होगी वो अंग्रेजी भाषा में ही होगी। तो फिलहाल आप लोग इसको बनाएंगे, प्राच्य और पाश्चात्य विवाद मुख्यतः किस क्षेत्र से संबंधित था? तो ये था भारत में शिक्षा की भाषा क्या होनी चाहिए, इसका स्वरूप कैसा होना चाहिए। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। लोक शिक्षा समिति के सचिव एच.टी. प्रिंसेप किस विचारधारा के समर्थक थे? ईसाई मिशनरी शिक्षा दी जानी चाहिए, समाजवादी शिक्षा, पाश्चात्य शिक्षा, प्राच्य शिक्षा। तो अब 1813 के बाद से जैसे ही प्राच्य बनाम पाश्चात्य हुआ तो इसमें अंग्रेज भी शामिल थे भारतीय भाषाओं को प्रमोट करने के लिए। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एच.टी. प्रिंसेप और एच.एच. विल्सन जो थे वो चाहते थे कि भारत में प्राच्य शिक्षण यानी कि जो भारतीय भाषा में शिक्षा दी जाए वो। तो प्राच्य विधा के समर्थक थे, आधा च है और यह है प्राच्य विधा के। तो इसके बाद देखा जाए तो मैकाले जो था वो अंग्रेजी का समर्थक होगा, बाद में आएगा। तो इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, प्रिंसिप को और विल्सन को जो भारतीय भाषाओं में शिक्षण देने के समर्थक थे। तो प्राच्य का मतलब हो गया ओरिएंटलिस्ट, यानी कि भारतीय भाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए।
तो ओरिएंटलिस्ट बनाम एंग्लिसिस्ट का हुआ, प्राच्य बनाम पाश्चात्य का विवाद उत्पन्न हो गया था। और प्राच्य वाले में आप लोग इसमें वॉरेन हेस्टिंग्स, मिंटो को भी शामिल कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तो लोक शिक्षा समिति के सचिव भी थे, ये भी आप लोग याद रखेंगे कौन थे सचिव इसके, तो ये थे एच.टी. प्रिंसेप, और इन्होंने समर्थन किया प्राच्य शिक्षा का। अब आ गए पाश्चात्य शिक्षा के प्रमुख समर्थक जो लॉर्ड मैकाले था, उसका उद्देश्य क्या था। इसमें चार्ल्स ग्रांट का भी नाम आप लोग याद रखेंगे, अगर किसी पॉइंट में लिख दे तो चार्ल्स ग्रांट को भी याद रखेंगे, क्योंकि आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता उसको हम लोग बोल रहे हैं। तो प्राच्य शिक्षा के प्रमुख समर्थक लॉर्ड मैकाले का उद्देश्य क्या था, भारतीय भाषाओं में शिक्षा को बढ़ावा देना, भारत में तर्क आधारित धार्मिक आंदोलन खड़ा करना, भारतीयों को विचारों और रुचियों से अंग्रेज जैसा बनाना, भारत में केवल ईसाई धर्म का प्रचार करना। तो पाश्चात्य शिक्षा के प्रमुख थे लॉर्ड मैकाले, और इन्होंने अंग्रेजी को ही भारतीय शिक्षण प्रणाली का माध्यम बनाया और भारतीयों को विचारों और रुचियों से अंग्रेज जैसा बनाने की ये वकालत की थी। इस बात को आप अच्छे से याद रखेंगे। मैकाले मिनट की अगर बात की जाए तो 1835 में मैकाले ने अपना मैकाले मिनट प्रस्तुत किया था, और इस मैकाले मिनट को कहा गया था कि अब भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जो माध्यम होना चाहिए वो अंग्रेजी। तो यहाँ पे मुख्यतः जो उद्देश्य था कि भारत में अगर हम अंग्रेजी को आगे बढ़ाते हैं तो इस शिक्षा का विकास ऐसा हो गया कि जो रंग और रूप से भारतीय हो, लेकिन विचार से, चेतना से वो ब्रिटिशर्स हो, अंग्रेज हो। इसी कारण से जो मैकाले का जो शिक्षा पद्धति कहा गया वो कलरकिल प्रणाली भी कहा गया था, कि ब्रिटिशर्स अपने लिए कलर्क पैदा करना चाहते थे ताकि उनको प्रशासनिक कार्यों में भारतीयों का सहयोग ले सके। उनको अपना एजेंडा लागू करने में भारतीयों की आवश्यकता होगी थी, और कलरकिल का काम भारतीय ही अच्छे से कर सकते थे। इसी कारण से अब अंग्रेजी को प्रमोट किया जाना शुरू हो गया। मैकाले का मिनट कब प्रस्तुत किया गया, मैं तो बता दिया आपको, लेकिन इसमें पूछा गया है कि इसे किसने स्वीकार किया। तो आप लोग इसको बताइएगा, इसका आंसर आपको पता होगा। मैकाले का मिनट मतलब समय से मत देखिए कि मिनट और सेकंड यहाँ पे है। मैकाले का मिनट मतलब मैकाले की जो शिक्षा की जो नीति थी उसके बारे में पूछा गया है। तो कब प्रस्तुत किया गया और इसे किसे स्वीकार किया था, तो उस समय बेंटिक था, तो 1835 में याद रखेंगे लॉर्ड विलियम बेंटिक ने स्वीकार किया। इसके बाद एक और सवाल पूछा गया है, मैकाले के अनुसार भारत और अरब का समस्त साहित्य किसके सामने मूल्यहीन है। बाइबिल, इंग्लैंड का साहित्य, यूरोप के पुस्तकालय की एक शेल्फ, ग्रीक रोमन साहित्य। तो मैकाले का यह स्टेटमेंट आता है, आपको इसका उत्तर करना है। भारत और अरब का समस्त साहित्य किसके सामने मूल्यहीन है। तो उन्होंने कहा था कि यूरोप के पुस्तकालय का कोई एक बुक सेल्फ है जहां पे किताबें रखी जाती है, उसके बराबर है ना। तो किसके सामने मूल्यहीन है, यानी कि उससे भी कम आंक लिया, उससे भी ये कम आंक लिया। तो आप लोग इसको अच्छे से ध्यान रखेंगे। अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत को सर्वप्रथम किस गवर्नर जनरल ने सरकारी नीति के रूप में लागू किया। लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी। तो अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी को सर्वप्रथम किस गवर्नर जनरल ने सरकारी नीति के रूप में लागू किया। 1837 में 1837 में लॉर्ड ऑकलैंड ने सबसे पहले इसको लागू किया था। ये भी आप लोगों से पूछा जाएगा, तो अधिकांश लोग इसमें लॉर्ड विलियम बेंटिक कह देते हैं। तो बेंटिक के समय तो मैकाले मिनट आया था, लेकिन 1835 में बेंटिक का कार्यकाल समाप्त हो गया था। 1837 में लॉर्ड ऑकलैंड ने उसको लागू कर दिया था। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। रॉबर्ट क्लाइव को कितनी बार बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया। तो कुल जो 22 सवाल मैंने बताया आपको, इस 22 सवालों में आपके प्रीलिम्स और मेंस में क्या आपको दर्शन, क्या आपको आइडियोलॉजी मिला, या क्या आपको दिशा दिखाई दिया, क्या डायरेक्शन मिला, क्या आपको इसमें समझ विकसित हुई। तो आपको यह मिला कि जो अंग्रेज जो थे वो स्टार्टिंग में क्या किए कि उन्होंने भारतीय भाषाओं को प्रमोट किया, भारतीय ग्रंथों का अंग्रेजी में अनुवाद कराया, ताकि अंग्रेज भी भारतीयों की सभ्यता, संस्कृति, मूल्यों के बारे में जान सके। और उसके बाद आप लोगों ने देखा कि किस तरीके धीरे धीरे से, जैसे 1813 के एक्ट में 1 लाख रुपए का प्रबंध किया गया था, उसके बाद से प्राच्य बनाम पाश्चात्य यानी कि ओरिएंटल बनाम एंग्लिसिस्ट की विवाद जो थी वो उत्पन्न हो गई थी। और उसके बाद आप लोगों ने देखा कि 1835 आते आते अंग्रेजी को शिक्षा के रूप में, पद्धति के रूप में लागू कर दिया। तो ये आपका कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्ड हुआ यहाँ पे। तो सर्वप्रथम किस गवर्नर ये हो गया, तो इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। अब हुआ क्या था ना कि शिक्षा का तो था ही भाषा, और उसके बाद था कि शिक्षा में अब क्या है कि गणित को ज्यादा प्रमोट किया जाए, गणित को प्रमोट किया जाए, तर्क शास्त्र को, लॉजिक को, तर्क को प्रमोट किया जाए।
मोरालिटी एथिक्स को भी, यानी कि नीति शास्त्र को भी प्रमोट किया जाए, नीति शास्त्र को भी प्रमोट किया जाए। तो शिक्षा की जो पद्धति थी उस पर भी विवाद उत्पन्न हुआ था। अंग्रेजी के माध्यम से, या अंग्रेजी माध्यम में क्या है, इतिहास को समझा जाए, इतिहास की जानकारी दी जाए, इतिहास। तो इन सब की बात होनी शुरू हो गई थी। विज्ञान की बात की गई, विज्ञान, साइंस, साइंस। यही तो चार्ल्स ग्रांट का विचार था कि भारतीयों को अब आधुनिक शिक्षा पद्धति को अपनाते हुए विज्ञान को अध्ययन का विषय बनाना चाहिए। तो ये चार्ल्स ग्रांट का भी विचार था, है ना। भारत में चूंकि आप लोग देखें तो विज्ञान का तो इस समय क्या रोल रहा है, क्योंकि अब हम लोग 2025 में जी रहे हैं और अभी भी देखिएगा तो जो लोग भी विज्ञान पढ़ते हैं वो अपना योगदान पूरा नहीं देते हैं। भारत में देखा जाए, जिसको अगर किसी को रिसर्च करना होगा तो भारत में एक संस्था है जिसका नाम है आईआईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। भारत के कई राज्यों में इसकी स्थापना वर्तमान में हो चुकी है और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सबसे एडवांस ये स्टडी सेंटर है। तो आईआईटी में जाने के बाद क्या होता है कि जब जैसे ही इनका कोर्स पूरा हो जाता है तो कोर्स पूरा करने के बाद ये दो काम करते हैं भारत में। कुछ लोग जिनका पैकेज अच्छा मिलता है वो कहाँ चले जाएंगे, रिसर्च वगैरह में चले जाएंगे या कंपनी की सेवा में चले जाएंगे जो टेक्निकल फील्ड से जुड़ी हो। आपको बेंगलुरु में ऐसे बहुत सारे आईआईटी इंजीनियर दिखाई देंगे जो टेक्निकल फील्ड में बहुत अच्छा योगदान दे रहे हैं, नो डाउट। एक हिस्सा चला गया कहाँ, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। एक हिस्सा क्या करता है कि आईआईटी पढ़ने के बाद कैट की तैयारी करने लगता है, आईआईटी पढ़ने के बाद कैट की तैयारी, और यहां से वो आईआईटी के बाद आईआईएम में चला जाता है। यानी कि अब उसको क्या चाहिए, पैसा और ज्यादा चाहिए तो प्रबंधन में चला जाता है। और इधर बीच वर्ष 2010 के बाद से एक और ट्रेंड हो गया कि अब आईआईटी वाले क्या है, आईआईटी से पास करने के बाद यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी में लग जाते हैं। यानी कि पहले आप आईआईटी में कुछ समय बिता दीजिए, तमाम टेक्नोलॉजी के बारे में अध्ययन कर लीजिए, वापस इसकी तैयारी करने के लिए कहाँ उतर जाइए, 6वीं क्लास की एनसीईआरटी उठा लीजिए, 6 से 12 तक का भूगोल पढ़ रहे हैं, इतिहास पढ़ रहे हैं। तो ये भारत में कंडीशन हो गया है इस समय आईआईटी से कि वो लोग जो चाहते हैं कि इधर से इधर जाए, मतलब देखिए ये शिक्षण भारत की क्या प्रणाली हो गई है कि पहले आईआईटी में समय बिता लेते हैं और आईआईटी में समय बिताने के बाद फिर जाकर के वो घटना चक्र उठाते हैं, वो लूसेंट की किताबों को उठा लेते हैं, एनसीईआरटी का 6वीं से 12वीं तक का एनसीईआरटी उठाते हैं और फिर क्या करते हैं, वो आपकी ही तरह बीपीएससी पीटी, यूपीएससी पीटी की तैयारी में लग जाते हैं और फिर प्रशासन में चले जाते हैं। तो आप लोग इसको इस तरीके से भी समझेंगे कि अंग्रेजों ने किस तरीके से इसकी बुनियाद रखी थी और आज भी इसका कितना ग्लैमर है। दरअसल क्या है कि ग्लैमर है, जैसे मान लीजिए कि अगर किसी को सामाजिक सेवा करना होगा तो ये एक अच्छा सबसे बेहतर माध्यम है, इसके ऊपर कोई नहीं है। रॉबर्ट क्लाइव को कितनी बार बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया था, 1 बार, 2 बार, 3 बार, केवल कार्यवाहक के रूप में। रॉबर्ट क्लाइव को कितनी बार, अब इसका उत्तर बताइए। यह भी बहुत अच्छा सवाल है और इस पे भी सवाल पूछा जा सकता है। तो रॉबर्ट क्लाइव के बारे में पूछा गया है। तो मेरा ये कहने का ये भी मतलब है, जब आप लोग बीपीएससी देंगे तो आप लोग ऐसा ना बनाएं, आप लोग ऐसा ना मान लें कि कोई चंपारण से दे रहा है और कोई पटना से दे रहा है और कोई दिल्ली से दे रहा है और कोई हो सकता है कि मुंबई से भी दे रहा हो। तो चंपारण से कोनो लंगट सी टाइप में कॉलेज, जो मुजफ्फरपुर जैसा है उस टाइप में कॉलेज हो जाए, पटना में कुछ और, लेकिन बहुत अच्छे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट भी बैठेंगे। तो आपको अपनी जो तैयारी है वो बेसिक से लेकर स्टैंडर्ड लेवल तक पे करके रखना है। तैयारी का बहुत बड़ा आपका यहाँ पे दिखाई देगा। आपको ऐसा न लगे कि अगर आप कट ऑफ 80 कर रहे हैं तो सारे के सारे लोग 80 ही करेंगे, हो सकता है कोई 105 भी करे। तो आपको इन बिटवीन, जब तक एग्जामिनेशन आपका नहीं हो जाए, खूब डेडिकेशन के साथ पढ़ना है, क्योंकि आपका जो अब होगा, अब आपको कंपटीशन, बीए में क्या होता है, बीए में होता है कि बीए में प्रोफेसर सबको पास कर देते हैं और ऊपर से आदेश होता है। कितनी बार मैं 27 नंबर दिया, आदेश दिएगा कि नहीं इसको पास किया जाए, तो मजबूरी में 35 देना पड़ा है। कुछ नहीं लिखा है, सादा ब्लैंक पेज भी है तो 35 देना पड़ा है और पास कर देना पड़ा है। यहाँ तक कि एक एयर होस्टेस थी, उसने यहाँ तक लिख दिया कि परीक्षा में नंबर दिया जाए, मैं आपको फ्लाइट का टिकट दूंगी। उसको फेल करने के बाद ऊपर से आदेश आया तो 35 नंबर देना पड़ ही गया, फेल करने के बाद भी। तो बीए में होता क्या है कि सबको पास कर देना है। आप जो एग्जामिनेशन दे रहे हैं वो कंपटीशन है, वो क्या है, प्रीलिम्स है। प्रीलिम्स है, इसमें अगर आप निश्चित कट ऑफ तक आप अपने स्कोर को नहीं रख पाते हैं तो परीक्षा से बाहर कर दिए जाएंगे, आप वापस 0 हो जाएंगे।
तो यहाँ पे क्या है कि आपको बहुत ही लगन के साथ, बहुत ही दृढ़ता के साथ, मन से आप लोग बढ़िया से पढ़ते रहिए। कहीं कोई दिक्कत हो तो सवाल भी पूछते रहेंगे। तो यहाँ पे प्रीलिम्स में क्या है कि आपको एक अच्छा स्कोर प्राप्त करना है, ताकि आपका स्कोर जो है वो कट ऑफ से आसपास रहे। मतलब ऊपर चला जाए तो बहुत बढ़िया है, यानी कि अगर कट ऑफ 80 जाता है तो 80 भी ला दीजिए, 85 ला दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 100 ला दीजिएगा और बढ़िया है। जो कि पिछली बार क्या था, जो डेटा आ गया था कि 50 तक भी लोग नहीं पहुंच पाए हैं, और ऐसी संख्या लगभग 2 लाख में है। अब 2 लाख लोग 50 का कट ऑफ पूरा नहीं कर रहे हैं। तो रॉबर्ट क्लाइव भारत में 2 बार बंगाल का गवर्नर नियुक्त हुआ। एक तो प्लासी की लड़ाई के बाद से 1757 से 1760 के बीच में, और दूसरी बार कब बना, 1765 से 67 के बीच में। बक्सर के युद्ध के बाद 1765 में इसको बनाया गया और 67 तक ये रहा था। ठीक है, तो जो रॉबर्ट क्लाइव है वो 2 बार बंगाल का गवर्नर नियुक्त हुआ था। 1765 में क्लाइव ने किस संधि के माध्यम से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त की थी? प्लासी की, इलाहाबाद की, बक्सर की या फिर कलकत्ता की? तो 1765 में हुआ था। क्लाइव ने किस संधि के माध्यम से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त की थी? श्वेत विद्रोह है, फिर है ये। अब आपको इसका उत्तर बताना है। तो 1765 में क्लाइव ने किस संधि के माध्यम से? तो इलाहाबाद की संधि। तो क्लाइव जब दूसरी बार भारत आया 1764 में, भारत में सबसे मुख्य निर्णायक लड़ाई अंग्रेज लड़ते हैं, जिसका नाम है बक्सर का युद्ध। और बक्सर के युद्ध से यह तय हो जाता है कि अब भारत में अंग्रेजी कंपनी जो है अब वो औपनिवेशिक विस्तार का भी काम करेगी। तो बक्सर के युद्ध के बाद क्लाइव फिर गवर्नर बनता है। क्लाइव के लिए कभी भी गवर्नर जनरल का इस्तेमाल नहीं किया गया है, क्लाइव हमेशा गवर्नर ही रहा था। तो क्लाइव जब गवर्नर बना तो उसने क्या किया कि इलाहाबाद की संधि की है। उसने इलाहाबाद की संधि की है, इलाहाबाद की संधि। और इलाहाबाद की संधि 1765 में किया गया था। एक संधि किया गया है 12 अगस्त 1765 को, और एक संधि किया गया है 16 अगस्त, कहीं 15 अगस्त भी दिख जाता है, 16 अगस्त 1765 को। 16 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की दूसरी संधि होती है। जो 12 अगस्त 1765 की संधि होती है वो क्लाइव और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच में होती है। मुगल सम्राट यानी कि रॉबर्ट क्लाइव के साथ और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ, शाह आलम द्वितीय के साथ। इसके बाद जो दूसरी संधि होती है वो अवध के नवाब के साथ होती है, जिसका नाम था शुजा उदौला। शुजा उदौला, ठीक है। तो ये इलाहाबाद की दूसरी संधि होती है। जो पहली संधि होती है उसी संधि में अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में रेवेन्यू वसूलने का अधिकार शाह आलम द्वितीय के द्वारा दे देता है, और बदले में इसको क्या मिलता है? 26 लाख की वार्षिक पेंशन मिल जाती है। इसको क्या है? 26 लाख की पेंशन मिल जाती है, और साथ ही अवध के नवाब से कड़ा और इलाहाबाद लेकर के इसको दे दिया जाता है। ठीक है, कड़ा और इलाहाबाद रखो। शुजा उदौला के साथ जो संधि होती है तो इसने क्या किया कि इसने सह अस्तित्व वाला जो भावना था वो संधि किया है। कहने का मतलब ये हो गया कि इसने जो समझौता किया तो हारने के बाद भी इसको अवध का नवाब मान लिया गया, और बदले में क्षतिपूर्ति के रूप में 50 लाख रुपए अंग्रेजों को इसने दिया है। बदले में क्या किया? 50 लाख रुपए अंग्रेजों को क्षतिपूर्ति के रूप में दे दिया गया था। तो इलाहाबाद की संधि दो संधि होती है, 12 अगस्त 1765 को क्लाइव और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच में, और शुजा उदौला के साथ 1765 को तो क्लाइव और अवध के नवाब के बीच में यह संधि होती है। तो इन दोनों संधियों को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। इसका उत्तर हो जाएगा इलाहाबाद की संधि। और क्लाइव के समय ही ये नहीं बताऊंगा क्योंकि इस पे आगे सवाल है। चलिए, 1766 में हुए श्वेत विद्रोह का मुख्य कारण क्या है? भारतीय सैनिकों के वेतन में कटौती, यूरोपीय अधिकारियों का दोहरा भत्ता बंद किया जाना, ब्रिटिश अधिकारियों को भारत से हटाना, बंगाल में नमक कर लगाना। ठीक है, तो क्लाइव के समय श्वेत विद्रोह हुआ था, इसी को व्हाइट म्यूटिनी कहा गया था। व्हाइट म्यूटिनी। तो श्वेत विद्रोह का मुख्य कारण क्या है? भारतीय सैनिकों के वेतन में कटौती, यूरोपीय अधिकारियों का दोहरा भत्ता बंद किया जाना, ब्रिटिश अधिकारियों को भारत से हटाना, बंगाल में नमक कर लगाना। तो श्वेत विद्रोह का मुख्य कारण था यूरोपीय अधिकारियों को जो डबल अलाउंस मिलता था,
जो दोहरा भत्ता मिलता था उसको बंद कर दिया गया और ये कहा गया कि अब यह भत्ता उसी को मिलेगी जो बंगाल और बाहर से काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं इसको यहाँ पे ध्यान रखना है कि इसको सेना के संदर्भ में लागू किया गया था। तो श्वेत विद्रोह में क्या हुआ कि उन सैनिकों को दिया जाना प्रस्तावित हो गया जो बंगाल और बिहार की सीमा से बाहर जाकर के काम करें, उनको दोहरा भत्ता मिलेगा। तो सैन्य प्रशासन की यहाँ पे बात कर दी गई है और क्लाइव के समय इस श्वेत विद्रोह का विद्रोह हुआ था और क्लाइव ने इसको बड़ी कठोरता के साथ दबा दिया था। इसी कारण से क्लाइव की जो नीति थी यहाँ पे अच्छी भी मानी जाती है। तो श्वेत विद्रोह को ध्यान रखेंगे। लेकिन इस विद्रोह से यह स्पष्ट हो गया कि अंग्रेजों के भीतर में अंग्रेजी असंतोष भी है। अंग्रेजों के भीतर में क्या है? अंग्रेजी असंतोष भी है, जो श्वेत विद्रोह के रूप में आपको दिखाई दे देगा। इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। यदि किसी वस्तु की मांग और आपूर्ति समान मात्रा में बढ़ी हो तो उस वस्तु का बाजार मूल्य पर क्या प्रभाव होगा? बढ़ेगा, घटेगा, स्थिर रहेगा? पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। तो किसी वस्तु की मांग और आपूर्ति समान मात्रा में हो, यानी कि डिमांड और सप्लाई इक्वल हो, बढ़ी हो, तो उस वस्तु का बाजार मूल्य पर क्या होगा? बाजार मूल्य पूछा गया, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो अगर हम देखें, इसको ऐसे समझें कि किसी वस्तु की अगर किसी वस्तु की मांग बढ़ जाती है, अगर किसी वस्तु की मांग बढ़ जाती है, उस वस्तु का क्या है? मूल्य बढ़ जाता है, मूल्य बढ़ जाता है। अगर किसी वस्तु के मांग में वृद्धि हो गई, उसका क्या है? मूल्य बढ़ जाता है। और अगर किसी की आपूर्ति ज्यादा हो जाए और किसी की आपूर्ति ज्यादा हो जाए, मतलब कोई वस्तु ज्यादा आने, जैसे आम इस समय ज्यादा आने लगा है, तो उसका क्या है? मूल्य क्या है? घट जाएगा। मूल्य क्या है? घट जाएगा। तो अब यहाँ पे सवाल दिया गया कि वस्तु की मांग भी बढ़ जाए और उसी मांग के अनुसार आपूर्ति भी बढ़ जाए, तो उसका जो मूल्य है वो क्या है? स्थिर रहेगा। जितना मांग हुआ और जितना आपूर्ति रहा, तो अब क्या है? बराबर कर देगा। तो अगर किसी वस्तु की मांग बढ़ जाए और आपूर्ति भी उसी मात्रा में बढ़ जाए, तो उसका मूल्य स्थिर रहेगा। अगर मान लीजिए कि किसी जगह पे किसी चीज का 100 डिमांड है, अचानक से मांग बढ़ गया 120, आपूर्ति भी बढ़ गई 120, ये तो बराबर ही रहा ना, ये तो बराबर ही रहा। तो अगर किसी की मांग बढ़ जाए और आपूर्ति भी बढ़ जाए तो मूल्य स्थिर ही रहेगा। आम को देख लीजिए, आम कितना इस समय आना शुरू हो गया है, मूल्य घट गया, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है बराबर मूल्य वाला। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम की स्थापना 1955 में, 1954 में, 1956 में या फिर 1957 में? तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वित्त निगम की स्थापना हुई थी 1956 में। तो प्राइवेट सेक्टर को बढ़ाने के लिए इस निगम की स्थापना कर दी गई थी, यानी कि जो अर्थव्यवस्था है उसमें प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी ज्यादा हो, तो अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम की स्थापना 1956 में कर दी गई थी। औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग किस मंत्रालय के अधीन कार्यरत है? वित्त मंत्रालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय? तो औद्योगिक नीति, इंडस्ट्रियल पॉलिसी पूछा गया है, और संवर्धन विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत है? इसका उत्तर ऑप्शन डी, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। तो औद्योगिक नीति किस प्रकार होनी चाहिए ताकि जो उद्योगों की स्थिति है वो बढ़े, औद्योगिक निवेश हो जाए, एफडीआई आ जाए, स्टार्टअप नीतियां बननी शुरू हो जाए, या स्टार्टअप नीतियों को और ज्यादा अच्छा बनाया जा सके? तो इसके लिए क्या है? एक विभाग है, और ये विभाग वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत ही काम करता है भारत में। तो इसको आप लोग अच्छे से ध्यान रखेंगे। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई थी? 1964 में, 1966 में, 1965 में, 1967 में? ठीक है, बहुत बढ़िया उत्तर रहा आपका, डी लगाया है आप लोगों ने। अब आपसे पूछा गया भारतीय खाद्य निगम की, उत्तर बताइए। 64, 66, 65 या फिर 67? तो 65 जिसका सही है, सही है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? अगर समझ में नहीं आ रहा है तो बताएंगे, मैं और आपको क्लियर करूंगा। नाइनटीन 1965 याद रखेंगे इसको। भारतीय खाद्य निगम की जो स्थापना हुई थी वो 1965 में हुई।
बैंकिंग लोकपाल योजना का शुभारंभ हुआ था 1995 में, 2006 में, 2005 में या 2009 में? बैंकिंग लोकपाल के बारे में पूछा गया है। बैंकिंग लोकपाल के बारे में पूछा गया आप लोगों से, सही उत्तर बताएंगे। नहीं, जहां से मैं सवाल लिया 65 ही दिया है, 64 नहीं। जहां से सवाल इसमें लिया गया है उसमें उत्तर तो 65 ही दिया है। तो खैर एक आध से कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग का पीटी हो जाएगा। अब इतिहास में कोई डेट है, इकोनॉमिक्स में कोई डेट है, वो इधर हो सकता है। मेन क्या है, कॉन्सेप्चुअल बिल्डिंग आप लोग ज्यादा ध्यान रखिए। बैंकिंग लोकपाल योजना का शुभारंभ हुआ, वास्को डी गामा भारत था, तो यही क्लियर नहीं है। 4 किताब में 4 डेट दिया हुआ है। कोई कहता है 20 मई को आया, कोई कहता है 17 मई को आया, ठीक है। एक आध पे आप लोग, असल में क्या है ना कि जिससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो और 50 में अगर आपको 200 सवाल का उत्तर मिल रहा है तो आप उस चीज को आभार मानिए। बैंकिंग लोकपाल, और वैसे भी बिहार में आभार मानने का तो परंपरा ही नहीं है, सारा आप लोग परंपरा जो पी गए हैं। कृतज्ञता नाम का, ग्रेटिट्यूड नाम का कोई आपके भीतर वो भावना नहीं है। बैंकिंग लोकपाल योजना का शुभारंभ हुआ, किसी टीचर में आकर के कोई कुछ भी बोलना शुरू कर देता है। बैंकिंग लोकपाल योजना जब पढ़ाया जाए बेसिक से लेकर स्टैंडर्ड तक, तो वहां पे आपको थोड़ा समझना है। जब भी ऐसा लगे कि कोई व्यक्ति मेरे से नीचे जा रहा है, नीचे की ओर गान दे रहा है, तो आपको बोलना है। अदरवाइज आपको लगे कोई आपको आपके अपने से ऊपर दे रहा है, वो समझिए, तभी पीटी होगा। ज्यादा बोलने से, ज्यादा कमेंट करने से कुछ होने जाने वाला आपका नहीं, और आपका पीटी मुश्किल हो जाएगा। बैंकिंग लोकपाल योजना 1995 को आप लोग याद रखिएगा, यानी कि बैंकिंग सेक्टर में लोकपाल लाया गया, ठीक है। ये 1995 में, 1995 में इसकी शुरुआत कर दी गई। यानी कि जो बैंकों के जो ग्राहक हैं उनके भी कुछ हित होते हैं और उनके हितों से संबंधित भी कुछ सुनवाई होनी चाहिए। इसी कारण से बैंकिंग लोकपाल का कॉन्सेप्ट लाया गया 1995 में, 1995 में। एक देश अपनी मुद्रा के अवमूल्यन का सहारा, डिवैल्यूएशन का सहारा लेता है व्यापार शेष को सुधारने हेतु, आयातित वस्तुओं व सेवाओं की लागत को सुधारने हेतु, देश में मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति को कम करने के लिए, काला धन को रोकने के लिए। उत्तर बताइए आप लोग। एक देश जो अपनी मुद्रा के अवमूल्यन का सहारा लेता है, आपको क्या लगता है कि मैं बिना पढ़े ही आप लोगों का क्लास ले लेता हूं, या हमने कभी पढ़ा ही नहीं है? बीपीएससी तो बहुत नीचे का सवाल पूछती है। आप इसी चैनल पे देख लीजिएगा, पिछले साल वाला 17वीं बीपीएससी का जो सवाल बता दिया, उस सवाल तक बीपीएससी एक भी सवाल पहुंची तक नहीं थी। 17वीं बीपीएससी में ऐसा एक भी सवाल नहीं रहा जितना प्रैक्टिस में कराया था, वो सब नीचे स्तर का सवाल पूछती थी। इस बार आपको फैक्चुअल प्लस कॉन्सेप्चुअल, आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड रहे, और यहाँ से पढ़ने के बाद आप लूसेंट भी पढ़िएगा तो उसका फैक्ट आपको याद हो जाएगा। पहले पता तो रहे कि उसका जो चेन है किस तरीके से स्टार्ट हो रहा है और एंड कैसे हो रहा है। जब पता कर लेंगे तो आप 2-4 सूचना लूसेंट से याद कर ही लेंगे। तो आप इस चीज पे फोकस कीजिए कि आपका कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो जाए, और कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होगा तभी आप प्रीलिम्स में, मेंस में और इंटरव्यू में आपका मुंह खुल सकेगा। नहीं तो इंटरव्यू में फिर मुंह खोलता ही नहीं है, आ करना शुरू कर देते हैं। तो अभी से आप लोग उस स्तर पे पहुंचिए जिस स्तर पे इस एग्जामिनेशन को परखा जाता है। पीटी भले ही सतही लेवल पे हो गया तो क्या जरूरी है कि मेंस भी सतही लेवल पे हो जाएगा? जरूरी नहीं है। हो सकता है इंटरव्यू भी आपका बहुत टफ हो जाए, इंटरव्यू में बहुत ज्यादा टफ सवाल, कॉन्सेप्चुअल सवाल पूछ दिया जाए। हो सकता है कि इंटरव्यू में आपको 2-4 सवाल अमेरिका से जोड़ करके पूछ दिया जाए, फिर आप मुंह खड़ा कर देंगे। तो इसीलिए आपको इस तैयारी को हल्के में नहीं लेना है, हमेशा अपने आप को सुधारना है। डेली आप में कुछ सुधार हो, इस बात को हमेशा फोकस रहना है, कॉन्शियस रहना है कि आप में क्या सुधार हो रहा है। एक देश अपनी मुद्रा के अवमूल्यन का सहारा लेता है तो व्यापार शेष को सुधारने हेतु सहारा लेता है। मुद्रा का जो अवमूल्यन किया जाता है, डिवैल्यू किया जाता है, उसके मूल्य को कम किया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर किसी देश को ऐसा लगता है कि उसको अपने निर्यात को बढ़ाना है और उसको अपने आयात को कम करना है, आयात को घटाना है, आयात कम हो, तब जाकर के, क्योंकि अगर निर्यात करेगी तभी सरकार को राशि प्राप्त होगी, इस कारण से वो मुद्रा की वैल्यू को घटा देता है ताकि उसके निर्यात ज्यादा हो और जो वस्तुएं बाहर से आ रही हैं वो महंगी हो जाए। आयात को कम करने के लिए किया जाता है। तो मुद्रा का जो अवमूल्यन होता है वो अपना व्यापार शेष को, ट्रेड डिफिसिट को सुधारने के लिए होता है। आयातित वस्तुओं सेवाओं के लागत को सुधारने के लिए ऐसा नहीं किया जाता है, क्योंकि लागत क्या है, इसमें बढ़ जाती है। देश में मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति को कम करने के लिए नहीं, इससे भी मुद्रा इन्फ्लेशन बढ़ता है। काला धन को रोकने के लिए इसका कोई सीधा संबंध नहीं है। काला धन को रोकने के लिए डिमोनेटाइजेशन जैसे व्यवस्था का सहारा लिया जाता है। तो यहां पे पूछा गया अवमूल्यन का, तो व्यापार शेष को सुधारने के लिए इसका उत्तर हो जाएगा। दत्त कमेटी किससे संबंधित है? औद्योगिक लाइसेंसिंग, टैक्स सुधार, पीएसयू विनिवेश, बैंक सुधार। तो दत्त कमेटी का जो संबंध है वो बैंक सुधार से है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है।
नाबार्ड द्वारा स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम पायलट प्रोजेक्ट किस वर्ष शुरू किया गया है? 1990 में, 1992 में, 1991 में या फिर 1993 में? तो नाबार्ड के द्वारा स्वयं सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बैंक लिंकेज कार्यक्रम पायलट प्रोजेक्ट किस वर्ष शुरू किया गया था? इसका उत्तर है ऑप्शन बी 1992 में, 1992 में इसका शुरुआत किया गया था। सीमा शुल्क किस प्रकार का टैक्स है? कर है, प्रत्यक्ष कर है, अप्रत्यक्ष कर है, सेल्स टैक्स है, व्यक्तिगत कर है? तो सीमा शुल्क पूछा गया आप लोगों से किस प्रकार का कर है, तो सीमा शुल्क क्या है? एक प्रकार से ये अप्रत्यक्ष कर है, क्योंकि इसकी कीमत क्या है? कंज्यूमर्स को, उपभोक्ताओं को ही चुकानी पड़ती है। तो सीमा शुल्क क्या है? वो अगर कोई वस्तु सीमा के माध्यम से आती है तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में सीमा पे ही कुछ शुल्क लगा दिया जाता है। तो सीमा पे जब शुल्क लगा दिया जाता है तो वो जो कर हो जाता है वो अप्रत्यक्ष होता है, जिसका कहीं ना कहीं हम लोग ही उसको भुगतान कर पाते हैं। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, प्रत्यक्ष कर नहीं है। हालांकि सेल्स टैक्स भी अप्रत्यक्ष कर ही है, लेकिन उसका सीमा शुल्क से कोई मतलब नहीं है। ठीक है। धारणीय विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस एक सिद्धांत के साथ स्वाभाविक रूप से जुड़ा हुआ है? सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण, समावेशी विकास इंक्लूसिव ग्रोथ, वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन, धारण क्षमता। आपको इसका उत्तर बताना है। तो या फिर इसको कैरिंग कैपेसिटी भी कह सकते हैं। धारणीय विकास का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस एक सिद्धांत के साथ स्वाभाविक रूप से जुड़ा हुआ है? सामाजिक न्याय, सशक्तिकरण, समावेशी विकास, वैश्वीकरण, धारण क्षमता। तो इसका उत्तर ऑप्शन डी धारण क्षमता, कैरिंग कैपेसिटी से इसका संबंध है। तो जो धारणीय विकास का सिद्धांत है, इसका मतलब ये हो गया कि हम वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करें भविष्य की पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए। यानी कि किसी भी संसाधन का हमें अंधाधुंध दोहन नहीं करना है, बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी उसको सुरक्षित रखते हुए अपनी वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करना है। यानी कि जो प्रकृति की कैरिंग जो कैपेसिटी है, उसकी जो धारणीय क्षमता है, उसको देखते हुए ही हमें अपने संसाधनों का इस्तेमाल करना चाहिए। तो धारण क्षमता से ये जुड़ा हुआ है। तो धारणीय विकास या टिकाऊ विकास क्या है? वो दरअसल कैरिंग कैपेसिटी से ही जुड़ा हुआ है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से वितरित अनाज पर कीमत बढ़ाने का उद्देश्य है किसानों को आकर्षक कीमत मिले, अनाज के उपयोग को नियंत्रित किया सके, इस योजना में निहित उपादान का भार कम हो सके, सब्सिडी कम हो सके, इस योजना से लाभ कमा लिया जाए। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली से वितरित अनाज पर कीमत बढ़ाने का क्या मतलब है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, इस योजना में निहित सब्सिडी का भार कम हो जाए। जब कीमत बढ़ा दिया जाएगा तो इसका जो खरीद होगा वो कौन करेंगे? जो इससे लाभान्वित हो रहे हैं, जो पीडीएस सिस्टम से लाभान्वित हो रहे हैं, वो इसका कीमत देंगे। तो उसमें क्या होगा कि अब सरकार को सब्सिडी कम करना पड़ जाएगा, कम देना पड़ेगा, तो सरकार फायदे में हो जाती है। इसी कारण से इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, इस योजना में निहित उपादान का भार कम हो सके। यानी कि सरकार पे सब्सिडी का जो अमाउंट दिया जा रहा है वो कम हो सके, इसी कारण से अनाज का रेट बढ़ा दिया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। भारत में निम्नलिखित में से कौन राजकोषीय नीति निरूपित करता है? वित्त मंत्रालय, वित्त आयोग, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, योजना आयोग या नीति आयोग? भारत में से निम्नलिखित में से कौन राजकोषीय नीति निरूपित करता है? वित्त मंत्रालय, वित्त आयोग, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या फिर योजना आयोग? उत्तर बताएं। नहीं, राजकोषीय नीति के बारे में पूछा गया आप लोगों से। 37 का ए हो जाएगा, वित्त मंत्रालय हो जाएगा ना। नीति आयोग कैसे होगा? तो पॉलिसी मेकिंग का काम कर रही है, वो तो पॉलिसी मेकिंग का काम कर रही है। ऑप्शन ए। कोई भी आयोग तब बनता है ना, आयोग कब बनता है? जब लगता है कि कुछ सुझाव देना आयोग का गठन, तो एक मंत्रालय ऑलरेडी स्टेब्लिश है। ऑप्शन ही हो जाएगा यहाँ पे। भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? योजना आयोग के द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, वित्त मंत्रालय के द्वारा, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन के द्वारा? आयोग का गठन तब होगा ना जब आपको लगे, जैसे मान लीजिए अल्पसंख्यक आयोग, यानी कि आपको किसी मुद्दे पर उसकी परामर्श सुझाव की आवश्यकता होगी, तब आयोग का गठन किया जाए। आप लोग बताइएगा, नीति आयोग योजना को छोड़ करके
भारत में राष्ट्रीय आय समंग का, इसका उत्तर हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन। ठीक है, इसको आप लोग याद याद रखिएगा, CSO जिसको हम लोग कहते हैं, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। भारत में राष्ट्रीय आय समूह का कलम ऑप्शन डी, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन। फैक्चुअल है। यूनिसेफ का पूर्ण नाम क्या है? यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, यूनाइटेड नेशंस सिटीजन्स फेडरेशन, यूनिवर्सल चाइल्डहुड फंड, यूनियन ऑफ नेशंस चिल्ड्रंस फेडरेशन। आपको इसका उत्तर बताना है यूनिसेफ। उत्तर है इसका ऑप्शन ए। ये बच्चों के स्वास्थ्य के लिए, बच्चों के अधिकारों के लिए काम करती है संस्था यूनिसेफ, और यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड इसका पूरा नाम है, ऑप्शन ए। गुलर किस प्रकार का पेड़ है? पतझड़, डेसिडुअस, सदाबहार, एवरग्रीन, झाड़ी या फिर बेल। गुलर किस प्रकार का पेड़ है? गुलर आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे लोग इसके फूल को भी देखे होंगे, तर्क भी किए होंगे कि हमने देखा भी है। गुलर किस प्रकार का पेड़ है? पतझड़, सदाबहार, झाड़ी और बेल। आमतौर पे इसका हम लोग बिहार में कहावत के रूप में भी लोग इस्तेमाल करते हैं कि गुलर का फूल बन गया है, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो दिखाई नहीं दे रहा है। अब आप लोग क्या है कि गुलर का फूल बन जाइए, किसी को दिखाई मत दीजिए, अपनी तैयारी को बिल्कुल गंभीरता के साथ करते रहें। ये पतझड़ है, क्योंकि गुलर जो है वो भारत में है और वर्ष में एक बार अपना पत्ता गिरा देता है, इसी कारण से ये पतझड़ पेड़ है। जैसे भारत में आम हो गया, सागौन हो गया, शीशम हो गया, चंदन हो गया, ये सब पतझड़ है। तो ठीक वैसे ही जो गुलर का पेड़ है वो पतझड़ है, और पतझड़ की एक विशेषता होती है कि वर्ष में एक बार अपनी पत्ते को ये गिरा देते हैं। किस खनिज का प्रयोग मुख्यतः रेल पटरी बनाने में होता है? जिप्सम का, ग्रेनाइट का, क्वार्ट्ज का, ग्रेफाइट का। तो किस खनिज का प्रयोग पूछा गया मुख्यतः रेल पटरियों को बनाने में? रेल पे तो सब लोगों ने यात्रा किया होगा। कल्पना कीजिए कि अगर इस पत्थर की बजाय दूसरा पत्थर रख दे या मिट्टी पे ही चला दे हम लोग पटरी बिछा करके, तो क्या हालत हो जाएगा। तो किस खनिज का प्रयोग मुख्यतः रेल पटरी बनाने में होता है? तो ग्रेनाइट को याद रखेंगे, क्योंकि क्वार्ट्ज है, क्वार्टजाइट रहता तो वो सही रहता, क्वार्टजाइट नहीं है, क्वार्ट्ज है, क्योंकि ग्रेनाइट में क्वार्ट्ज भी है, फेल्सपार भी है। तो ग्रेनाइट को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। ग्रेनाइट चट्टानों की क्या विशेषता है कि ग्रेनाइट चट्टानें बहुत कठोर होती हैं, और रेलवे ट्रैक पटरी के नीचे अगर इसको हम लोग बिछा देते हैं तो जो जो पटरियां हैं वो स्थिर हो जाती हैं, और रेलवे जब चलती है तो उसके कंपन को ये बर्दाश्त कर लेते हैं, उससे वो रिएक्ट नहीं करते हैं, हिलते डुलते नहीं हैं। इसके अलावा पानी वानी लगने की भी स्थिति में वो देखिएगा तो पानी वहां से बह जाता है। तो ग्रेनाइट चट्टानों की विशेषता होती है कि वो पटरियों के भार को सहन करने में सक्षम रहते हैं। इसको आप लोग अच्छे से ध्यान रखिए। ग्रेफाइट तो बहुत मुलायम है, जिप्सम भी मुलायम है। निम्नांकित जोड़ों में से किसका सुमेलन है? सही सुमेलन है, किसका सुमेल है? सुमेल मतलब सही मेल है। निमोनिया, फेफड़े, मोतियाबिंद, थायराइड ग्रंथि, पीलिया आंख, मधुमेह या कृत। आपको इसका उत्तर करना है, साइंस का बेसिक सवाल है ये। तो किसका सुमेल है? निमोनिया लंग्स का, तो लंग्स में क्या है, एक मवाद भर जाता है, तो निमोनिया क्या है, फेफड़े से संबंधित। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। मोतियाबिंद का संबंध आंख से है, आंख से है। पीलिया का संबंध लीवर से है, यकृत से है, लीवर से। मधुमेह का संबंध किससे है? यकृत से नहीं है बल्कि पैनक्रियाज से है। मधुमेह का संबंध किससे है? तो पैनक्रियाज से, अग्नाशय जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो इसका जो सुमेलन किया गया है वो किया गया है निमोनिया के साथ फेफड़े का। यहां पे आई होना चाहिए, तो ये भी आपको गलत हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस निम्नलिखित में से किसका एक उत्पाद है? कैल्शियम का, मैग्नीशियम का, कॉपर का, एल्यूमिनियम का। तो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, अब पहले क्या था कि प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या क्यों चलता था? किसी का पैर टूट जाए, अब इसकी आवश्यकता पड़ेगी क्योंकि इसको प्लास्टर करना है। लेकिन अब ये बहुत ज्यादा इसकी उपयोगिता हो रही है, तो बेसिकली इसमें क्या है, कैल्शियम का इस्तेमाल किया जाता है ना। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, एक किसका उत्पाद है? तो कैल्शियम का ही एक उत्पाद है। इसका मुख्यतः प्रयोग कहाँ है? हड्डी अगर टूट जाता है तो फिर उसको प्लास्टर करने में काम आता है। फॉल्स सीलिंग जैसे आप लोग देख रहे हैं ना, किसी के छत पर लाइट है, कुछ डिजाइन बन गया है, तो फॉल्स सीलिंग में भी इसका आजकल इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जा रहा है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का, प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल दीवारों पे जो चित्र बनाए जाते हैं, मूर्तियां बनाई जाती हैं, इन सब में भी इस्तेमाल इसका आजकल बहुत ज्यादा किया जा रहा है।
तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग देखिएगा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? जिंक सल्फाइड श्वेत पिगमेंट के रूप में, सोडियम बाइकार्बोनेट कीटाणुनाशक, आयोडीन बेकरी उद्योग, जिंक ऑक्साइड मलहम बनाने में। तो ये पूछा गया सही सुमेलित है। सही उत्तर बताइए आप लोग, सही उत्तर क्या है? जवाब इसका क्या होगा? इसका उत्तर ऑप्शन डी। इसका क्या है? जिंक ऑक्साइड का इस्तेमाल मलहम में, जैसे मान लीजिए त्वचा में कुछ दिक्कतें आ रही है, ज्यादा सूखा हो जा रहा है ना, इचिंग की समस्या हो गई है, तो मलहम बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो जिंक ऑक्साइड का इस्तेमाल किसमें है? त्वचा में। जैसे मान लीजिए सनबर्न की समस्या हो गई है, जो सूर्य की यूवी जो है क्रीम आती है, उस समय इसका इस्तेमाल जिंक ऑक्साइड का हो रहा है। काजल में भी इस्तेमाल होता है, कॉस्मेटिक सामान में होता है। बीआरओ का फुल रूप क्या है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ब्यूरो ऑफ रेलवे ऑपरेशंस, बैंक रिजर्व ऑर्गेनाइजेशन और बॉडी ऑफ रूरल आउटरीच। तो बीआरओ का फुल फॉर्म क्या है? तो बीआरओ एक ऐसी संस्था है जो रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आती है। बीआरओ क्या है? रक्षा मंत्रालय के अधीन काम करती है और इसका मुख्य काम हो गया बॉर्डर एरिया में और मित्र जो पड़ोसी देश हैं वहां पे क्या है? सड़कें बनाना। अगर वहां पे पुल नहीं है तो पुल बना देना, अगर हवाई यातायात विकसित नहीं है तो उसमें योगदान दे देना। तो सड़क, पुल, यात्रा वगैरह में क्या है? बीआरओ का इस्तेमाल किया जाता है और रक्षा मंत्रालय के तहत काम करती है सीमावर्ती क्षेत्रों के साथ साथ मित्र पड़ोसी देशों में। माया पर्वत किस देश में स्थित है? भारत, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार। भारत, नेपाल, बांग्लादेश नहीं करेंगे, यहां पे आप लोग कर लीजिएगा पराग्वे, यहां पर कर लीजिएगा ग्वाटेमाला। अब आपको इसका उत्तर बताना है। भारत भी है, नेपाल भी है, पराग्वे भी और ग्वाटेमाला भी है। तो अब आपको इसका उत्तर बताना है, माया पर्वत किस देश में स्थित है? माया पर्वत किस देश में स्थित है? सही जवाब क्या है? सही जवाब क्या है? इसका उत्तर ऑप्शन डी, बेलीज और ग्वाटेमाला। तो यहां पे आप लोग देखिएगा, मध्य अमेरिका में मैक्सिको के साउथ में एक देश है जिसका नाम है बेलीज, और इसका कुछ हिस्सा ग्वाटेमाला में भी है, कुछ हिस्सा ग्वाटेमाला में भी है। तो इन्हीं दोनों पे माया माउंटेन है। तो माया माउंटेन का जो लोकेशन है वो मध्य अमेरिका में है, बेलीज में है, और उसके बाद ग्वाटेमाला में भी है। ऊपर में मैक्सिको की स्थिति है, बेलीज है, ग्वाटेमाला है, एल साल्वेडोर है, निकारागुआ है, पनामा वगैरह देश यहाँ पे स्थित हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो गया? ऑप्शन ग्वाटेमाला। या फिर अगर बेलीज रहता तो ज्यादातर हिस्सा बेलीज में ही है। बेलीज को भी आप लोग अच्छे से ध्यान में रखें। एक बार आप लोग एटलस देख लीजिएगा, माया माउंटेन नाम का पर्वत आपको वहां दिखाई देगा। ब्लू फ्लैग टैग किससे संबंधित है? कृषि उत्पाद से, जैविक उत्पाद की प्रमाणीकरण से, हाई स्पीड रेल परियोजना से, या फिर स्वच्छ समुद्री तटों से। ब्लू फ्लैग टैग का संबंध किससे है? सही जवाब क्या है? ब्लू फ्लैग टैग बहुत चर्चा में है। ब्लू फ्लैग टैग पे मेंस में भी सवाल पूछा जा सकता है। इसका उत्तर है स्वच्छ समुद्री तटों से। तो ब्लू फ्लैग टैग का मतलब हो गया एक तरीके से उसको प्रमाणीकरण करने में, यानी कि अगर हम तट को प्रमाणीकृत करते हैं, यानी कि जो तट है वो पर्यावरणीय दृष्टिकोण से अनुकूल है, वहां पे सुरक्षा की जो मानकें हैं वो स्थापित मानकों के समतुल्य है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? एक प्रमाण दे देते हैं। तो ब्लू फ्लैग टैग का प्रमाण दे दिया गया। जैसे ओडिशा में क्या है? गोल्डन बीच है। जैसे उड़ीसा में क्या है? गोल्डन बीच है। तो इसमें इसका तात्पर्य क्या हो गया? समुद्र तट हो गया। इसमें तात्पर्य हो कि वो जो समुद्र तट है वो स्वच्छता का मानक फॉलो करता है, वहां पे जो इन्वायरमेंट की जो कंडीशन है वो फॉलो करता है ना। और या फिर जो सुरक्षा हो गया, सुरक्षा का मतलब हो गया कि वहां पे सुरक्षित, ऐसा ना हो कि हम घूमे और हमें कुछ कोई चोर या फिर कोई वहां पे सुरक्षा को लेकर के समस्या उत्पन्न हो जाए। तो उन बीचों को क्या कर दिया गया है? ब्लू फ्लैग टैग से प्रमाणित कर दिया गया। गुजरात का भी एक बीच है, आंध्रा का भी एक बीच है ना, तो वहां पे ऐसा प्रमाण दे दिया गया है। भारत में पहली बार जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया गया? 15 अगस्त 2019, 15 अगस्त, 26 जनवरी 2021, 15 नवंबर 2021 या फिर 9 अगस्त 2022। पहली बार जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया गया? इसका उत्तर है ऑप्शन सी। तो 15 नवंबर 2021 को जनजातीय गौरव, क्योंकि 15 नवंबर को बिरसा मुंडा का भी जन्मदिन है,
तो जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया है। यानी अब ये इसका जो वैल्यू क्या हो गया, अब ये वैल्यू हो गया इसका राष्ट्रीय स्तर पे। तो आदिवासियों को भी ऐसा लगना चाहिए कि हमारा कोई जो नेता है जो स्वतंत्रता संग्राम में अपनी भूमिका अदा किया है, उसका अपना रोल रहा है। तो इसी कारण से जनजातीय गौरव दिवस को अब राष्ट्रीय स्तर पे गौरव के रूप में मनाया जाएगा। 15 नवंबर 2021 को ऐसा फैसला किया गया और मुंडा की जन्म जयंती के दिन ही जनजातीय गौरव दिवस की घोषणा भी इसी दिन कर दी गई थी। आप लोग इसको अच्छे से ध्यान। यदि ARMS बराबर 1 2 3 4 तो मार्स किसके बराबर है? ये आपका मैथमेटिक्स का और रीजनिंग का 2 सवाल लास्ट में मैंने जोड़ा है। अब आपको इसका उत्तर बताना है कि ARMS आर्म्स अगर 1 2 3 4 है तो मार्स किसके बराबर होगा? उत्तर बताइए। तो साइंस और टेक्नोलॉजी, अब इतना ज़्यादा साइबर क्राइम बढ़ गया है कि आज भी लोगों का जो पासवर्ड है 1 2 3 4 ही रहता है, तब जब साइबर की जो क्राइम की घटनाएं इतनी बढ़ रही हैं। हालांकि इसका उससे कोई कनेक्शन नहीं है 1 2 3 4। तो ए का मतलब क्या हो गया? 1, यानी यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो इसका उत्तर क्या हो गया? ऑप्शन बी। उत्तर क्या हो गया? ऑप्शन बी हो गया। 3 1 2 और 4 हो जाएगा। 3 किसका मान आ रहा है? एम का आ रहा है। ठीक है, एम का मतलब क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ए का मतलब 1 है तो ये 1 यहाँ शिफ्ट करेगा तो यहाँ पे 1 हो गया। एम का मतलब क्या है? 3 है तो ये 3 यहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा। आर का मतलब क्या हो गया? दूसरे नंबर पे है यानी कि 2 हो जाएगा। 3 1 2 और 4, ये हो जाएगा 3 1 2 4 के बराबर। नेक्स्ट है, एक कक्षा में क्लास में 30% छात्रों के पास मोबाइल फोन है। मोबाइल फोन रखने वाले छात्रों में से 10% के पास ब्लूटूथ की सुविधा है। यदि क्लास में 200 छात्र हैं तो कितने छात्रों के पास ब्लूटूथ की सुविधा उपलब्ध है? अब यहाँ पर सवाल दिया गया है कि कोई एक कक्षा है, कोई एक क्लास है जहाँ पे 30% छात्रों के पास मोबाइल फोन है। तो इसमें मतलब ये हो गया कि 200 छात्र यानी कि 30% ऑफ 200, तो इतने के पास क्या है? मोबाइल फोन है। 30% छात्रों के पास मोबाइल फोन है तो इसका मतलब ये हो गया कि क्लास में 60 बच्चों के पास फोन है और इस 60 में से 10% छात्रों के पास जो फोन है उसमें ब्लूटूथ है। इसका मतलब 60 का 10% कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 6। तो कुल मिला के इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 6। तो एक कक्षा में 30% छात्र हैं, 30% छात्रों के पास मोबाइल फोन है और मोबाइल फोन रखने वालों में से जो है 10% के पास ब्लूटूथ की सुविधा उपलब्ध है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कितने छात्रों के पास ब्लूटूथ है? तो 6 छात्रों के पास ब्लूटूथ की सुविधा उपलब्ध है। तो ये आपका 50 सवाल रहा और अब हम लोग मिलेंगे अगले सेशन में। कल मिल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो आप लोग इस बहुत गंभीरता के साथ पढ़िएगा जो